पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार चुन लिया है। 2 बार से संगरूर के सांसद भगवंत मान पंजाब में आम आदमी पार्टी का चेहरा होंगे। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री के नाम के लिए बाकायदा रायशुमारी कराई। इसमें 21 लाख लोगों ने अपनी पसंद का नाम भेजा। इस आम आदमी पार्टी के सर्वे में 93.3% लोगों ने भगवंत मान के नाम को अपनी पसंद बताया और इस रायशुमारी में महज 3% ने नवजोत सिंह सिद्धू को अपनी चॉइस बताया। पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए एक बहुत ही इमोशनल लम्हा पूरी आम आदमी पार्टी के लिए, पूरे पंजाब के लिए। तो सस्पेंस खत्म हुआ। पंजाब में आम आदमी पार्टी का मान होंगे भगवंत मान। जी हां, कॉमेडियन से सांसद बने भगवंत मान को आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया है। उनका चुनाव एक सर्वे के जरिए हुआ। इसका ऐलान खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया। 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। दूसरे नंबर पे नवजोत सिंह सिद्धू थे, उनको 3.6% वोट मिले। तो आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए अपने नाम का ऐलान होते ही भगवंत मान भावुक हो उठे, केजरीवाल के गले लगे और आंखें पोंछते नजर आए। एक बहुत ही इमोशनल लम्हा पूरी आम आदमी पार्टी के लिए, पूरे पंजाब के लिए। ਜਦੋਂ मैं कॉमेडियन सी, मैं लोकां ਜਾਂਦਾ ਸੀ, लोकी मेरा चेहरा देख के हस पैंदे सी। पहले जिंदगी च एडा वड्डा बदलाव मैं सोचा नहीं सी। हुण बिल्कुल रिवर्स हो गया। हुण मैं जदों किते जनसभा च जां किते मीटिंग च जाना, लोकी मेरा चेहरा देख के रोण लग जांदे ने कि सानू बचा लो जी, असीं पट्टे गए जी। बहुत वड्डी जिम्मेवारी अज मेरे ते पार्टी ने दित्ती है। पार्टी ने जिम्मेवारी दित्ती, प्लस जिहड़ा लखां लोकां ने मेरे ते विश्वास किया, सो मेरी डबल जिम्मेवारी बन गई तो मैं डबल हौसले नाल काम करूंगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 13 जनवरी को पंजाब की जनता से मुख्यमंत्री पद के लिए अपने पसंदीदा उम्मीदवार का नाम बताने की अपील की थी। इसके लिए उन्होंने एक मोबाइल नंबर भी जारी किया था। केजरीवाल के मुताबिक 21.5 लाख से ज्यादा लोगों ने फोन नंबर पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी। कुछ लोगों ने उनका नाम भी सुझाया था। ये जो 21,59,000 वोट आए, जो लोगों ने अपने रिस्पांस दिए, उसमें कई लोगों ने मेरा नाम डाल दिया। मैंने शुरू में ही कह दिया था भी मैं रेस में नहीं हूं। तो उन वोट्स को हमने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। जिसने कहा भाई अरविंद केजरीवाल, उसको हमने साइड कर दिया उन सारे वोट्स। मान के नाम का ऐलान होते ही उनके समर्थकों का जश्न शुरू हो गया। खुशी की इस घड़ी में लोग कोरोना प्रोटोकॉल भी भूल गए। तस्वीरें देखिए, किस तरह एक छोटे कमरे में तमाम नेता और कार्यकर्ता झूम रहे हैं। करके साड़ी गई पैन बोल दिया। राजनीति में आने से पहले ही भगवंत एक जाने पहचाने चेहरे रहे हैं। नेता बनने से पहले कॉमेडियन के रूप में उन्होंने ख्याति पाई थी। भगवंत मान 2014 में आम आदमी पार्टी में आए थे। वो संगरूर से सांसद हैं। उन्होंने संगरूर से लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। वो पंजाब में आपके लोकप्रिय नेताओं में से एक है। 2012 से 2014 तक वो पंजाब पीपल्स पार्टी में रहे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपना चेहरा उतार दिया है, लेकिन ये भी तय है कि प्रचार में असली चेहरा तो केजरीवाल ही रहेंगे। मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक।
तो आम आदमी पार्टी के मुताबिक 93.3% लोग जो आम आदमी पार्टी के सर्वे में जिन्होंने भाग लिया था, उन्होंने भगवंत मान के नाम पर अपनी मंजूरी दी। उनके परिवार का क्या कहना है? बहुत खुश है। उनकी मां का कहना है कि भगवंत मान बेहद मेहनती हैं। हमारी सहयोगी कमलजीत कौर संधू ने भगवंत मान के परिवार से बात की। हमारे साथ लाइव इस वक्त हैं उनकी माताश्री। मैम, आज कैसे देखते हैं आप इस दिन को? बहुत बढ़िया देखती, पूज के जादे चाव चढ़े, भावुक हो रही हैं आप, है ना? क्या सोचते हैं उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में? काफी लोग उनके बारे में बातें कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सोचती हूँ। बढ़िया सोच। तुझी है क्यों नाल आज क्या कहना चाहेंगे उनको? बड़ी बड़ी बधाई देना चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी बधाई देना चाहिए बापे बेटे। श्री जो हमारे साथ इस वक्त थी, अगर हम सीधा बात करें, उनकी बहन से भी अगर हम बात करने की कोशिश करें, आप इस वक्त आज तक के साथ हैं, कैसे आप देखते हैं? बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। आप उनकी बहन हैं, साथ में पढ़े पले, कैसे? ਬਹੁਤ ਆਮ ਘਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਆਮ ਘਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਜੀ ਤੇ, ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ आपको मन में पता था, आपको यह ख्याल था कि जीतेंगे वो? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ये एक सेमीफाइनल की तरह है। और पंजाब में आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने भी भगवंत मान को सीएम पद के उम्मीदवार बनाए जाने के फैसले का स्वागत किया। साथ इस वक्त बात करने के लिए राघव चड्ढा। पिछली बार 2017 में एक बहुत बड़ा बज़ था, 20 आप लोगों का है, लोग बोल रहे थे 80 आएंगे, 100 आएंगे। इस बार आप लोगों ने काफी इंटरैक्टिव किया है और एक गेम शो की तरह, अगर हम बोल सकते हैं इसको, जहां पे एक बज़ क्रिएट किया गया है। इससे क्या हासिल हो? देखिए, सबसे पहले आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी बनी जिसने अपना सीएम का चेहरा कौन हो ये लोगों से रायशुमारी कर तय किया। अक्सर पार्टियां एक कमरे में 4-8 बड़े नेता बैठ के फैसला ले लेते हैं। हमने सोचा कि लोगों के बीच जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री सिर्फ आम आदमी पार्टी का तो आप तब भी कर सकते थे जब आप चुनाव जीत जाए। लेकिन नाम तो ऐलानना है ना, किसका नाम ऐलानेंगे? आप सब हमारे जो मीडिया के साथी हैं, आप रोज मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछते थे कि कौन है सीएम चेहरा, बताइए कौन है। तो हमने कहा हम ऐलान करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि एक पर्सनालिटी के है, लोग उनके बारे में बात करते हैं। एक वो ड्रिंकिंग एक इशू है, लगातार बोलते हैं, फिर बोलते हैं नॉन सीरियस है, कई चीजें उनके बारे में बोले जाते हैं। एक पर्सनल पॉट शॉट्स ली है। देखिए, ऑपोजिशन का तो काम है प्रोपेगेंडा चलाना, कैरेक्टर असैसिनेट करना। मुझे भी कैरेक्टर असैसिनेट करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को पिछले 10 साल से कोशिश कर रहे हैं, कैरेक्टर असैसिनेट करते हैं। मान साहब की भी कोशिश है कि हो ही सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी ओर बात करें, राजनीति में कल चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि भाई जो आपका पोल सर्वे है उसमें उनका नाम सबसे ज्यादा लिया गया। नहीं, उनका तो नाम नहीं आया जी। ना मुझे लगता है आम आदमी पार्टी ना कांग्रेस पार्टी उन्हें सीएम बनाना चाहती है। और मैंने तो कल कहा, सार्वजनिक तौर पे कहा, कि ऐसा लगता है कि चन्नी साहब को एक नाइट वॉचमैन की तरह कांग्रेस ने इस्तेमाल किया, यूज एंड थ्रो किया है चन्नी साहब के साथ। तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस उनका इस्तेमाल एक नाइट वॉचमैन के रूप में कर रही है। पंजाब में सीएम चन्नी के लिए मुश्किलें वैसे बढ़ती भी जा रही हैं। अवैध रेत खनन के मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब में 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। इनमें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक गैर कानूनी रेत खनन को लेकर छापेमारी हो रही है। मोहाली में सीएम के एक रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हन्नी के घर की तलाशी ली जा रही है। ईडी को रेत खनन के ठेके में काले धन के इस्तेमाल की आशंका है। इससे पहले विपक्ष भी मुख्यमंत्री चन्नी के नजदीकी लोगों पर सैंड माइनिंग के अवैध कारोबार में शामिल होने का आरोप
लगातार लगाता रहा है। ये बहुत ही दुख की बात है कि मुख्यमंत्री के रिश्तेदार सैंड माफिया रेता चोरी के अंदर उनके ऊपर रेड हो रही है। राघव चड्ढा जी ने भी चन्नी साहब के उनके अपने हलके में दिखाया था कि किस तरह से वहां पे रेता चोरी हो रही थी। उसको उजागर करने के बावजूद सीएम ने, चन्नी साहब ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टे उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो साफ जाहिर है कि वो और उनका परिवार जो है वो रेता माफिया में शामिल हैं, और जो मुख्यमंत्री और जो परिवार, जिनका पूरा परिवार रेता चोरी में शामिल होगा, उनसे पंजाब के भविष्य की क्या अपेक्षा की जाए। वेस्ट बंगाल के जब इलेक्शन हुए, ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पे भी ऐसे ही अटैक हुए थे, सेम पैटर्न पे अब पंजाब में ईडी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है, परेशानी दे रही है, हर तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। खाली एक मंत्री पे नहीं, मुख्यमंत्री पे नहीं, हर कांग्रेस के वर्कर पे दबाव बनाया जा रहा है। ये अच्छा माहौल नहीं है लोकतंत्र के लिए। इलेक्शन आ गए तो इनको ईडी की रेडें याद आ गई, लेकिन हम ये सब दबाव झेलने के लिए तैयार हैं। परेशानियां जितनी देंगे उतनी लेने के लिए तैयार हैं। इन्होंने किसी न किसी तरीके तरह हमारे मंत्री और मुझे टारगेट करना है और दबाने की कोशिश है ये, लेकिन पंजाबी कभी दबते नहीं है। अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी आपस में नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं पंजाब में। ये जब कुछ नहीं मिला, जब राजनीतिक तौर से सारी चीजें खंगाल ली और एक गरीब दलित युवा पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ कुछ नहीं मिला, तो इस प्रकार के उल जलूल, बेतुके और बचकाने इल्जामात लेकर भारतीय जनता पार्टी मैदान में आई। और साथियों, आजकल खूब नूरा कुश्ती चल रही है मोदी जी और केजरीवाल जी में। जब 10-15 मिनट के लिए काफिला रुक जाता है प्रधानमंत्री जी का, तो प्रधानमंत्री की डिफेंस में कौन कूदता है? अरविंद केजरीवाल जी महोदय सबसे पहले चन्नी साहब और उनकी सरकार पर हमलावर हो जाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मोदी जी की डिफेंस में खड़े हो जाते हैं। और आज जब ना चन्नी जी को मालूम था, ना पत्रकारों को मालूम था, ना अखबार नवीसों को मालूम था कि ईडी की रेड होगी, तो ईडी की रेड होते ही पहला बयान किसका आया? माननीय अरविंद केजरीवाल जी का। लगता है मोदी जी के आजकल डायरेक्ट हॉटलाइन अरविंद केजरीवाल जी से मिली हुई है। इत्तेहादुल मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा को लेकर उत्तर प्रदेश में इस समय जबरदस्त सियासत हो रही है। कल हजरत बरेली शरीफ के मौलाना तौकीर रजा खां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का पूरा समर्थन कांग्रेस को देने का ऐलान कर चुके हैं। आज इस पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में नफरत की सियासत की प्रतियोगिता चल रही है। मौलाना तौकीर रजा अपने भड़काऊ भाषणों को लेकर लगातार चर्चा में रहे हैं। याद करिए, यही वो मौलाना तौकीर रजा खान है जिन्होंने सीएए के समय कहा था हम तो अल्लाह वाले हैं, हम तो अल्लाह वाले हैं, हम चाहेंगे तो खून की नदियां बहा देंगे। और भाषण में यह भी कहा था हम तो जन्मजात लड़ाके हैं, हम तो जन्मजात लड़ाके हैं, वी आर बॉर्न फाइटर्स, वी विल फाइट अगेंस्ट द सिस्टम। अगर हम चाहें तो हम खून की नदियां बहा देंगे, हम अल्लाह वाले हैं। इस प्रकार की बदजुबानी करने वालों के साथ प्रियंका वाड्रा खड़ी होती है, और ना केवल खड़ी होती है, उनके समर्थन के लिए गुहार करती है, और आखिरकार उनको समर्थन मिलता भी है। नाहिद हसन पे भारतीय जनता पार्टी ने अभी चंद दिनों पहले आवाज उठाई थी, उसका नतीजा आपने देखा, सत्य की जीत हुई। नाहिद हसन जो कि कैराना से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, आज वो जेल में हैं। वही नाहिद हसन
जिसने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था और कैराना में पलायन के लिए जो जिम्मेदार थे, वही नाहिद हसन जिसने कहा था हिंदुओं की दुकान से और हिंदू व्यापारियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना है, अगर उनसे हम सामान खरीदना बंद कर देंगे तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, उन्हें कैराना से पलायन करना पड़ेगा। उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, आज जेल के सलाखों के पीछे है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से गठजोड़ की आजाद समाज पार्टी की कोशिश अब तक फाइनल नहीं हो पाई है, तो क्या अब यूपी में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी? हमारे संवाददाता कुमार कुणाल ने चंद्रशेखर से खास बात की। आज ये फैसला लिया है कि अगर 100 सीटों पे भी गठबंधन करेगी समाजवादी पार्टी तो नहीं जाएंगे उनके साथ। केवल समाजवादी पार्टी को लेकर के या तमाम पार्टियों को लेकर? आज तक का समय उनको दिया गया था पीसी करके कि अगर वो रोकना चाहते हैं तो बीजेपी को, तो फिर वो मदद कराएं, दलितों का प्रतिनिधित्व दें, और अब अगर वो नहीं रोकना चाहते तो अब स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लड़ाई है, एक युवा की वजूद की लड़ाई है। उन लोगों के खिलाफ जो स्थापित दल है, जो ये समझते हैं कि जनता उनकी बपोती है, अब युवा लड़ेगा और युवा साबित करेगा कि युवा बदलाव कर सकता है। आज आपने लिस्ट भी जारी की है 33 उम्मीदवारों की, तो क्या तमाम सीटों पे 403 सीट पर लड़ेगी अब? हाँ, हम सभी सीटों पे लड़ेंगे। मैंने ये वो लिस्ट जारी की जिस पे वार्ता हो रही थी, जिसको आप जानना चाहते थे। तो क्या कांग्रेस से अभी भी खुला है रास्ता गठबंधन का या बंद हो चुका सारी पार्टियों के लिए? जैसे आपके लिए जैसे ही आप कहोगे, कोई भी बात आएगी मैं आपको बता दूंगा। आज शाम में आप कह रहे हैं कि एक बड़ी घोषणा है, कि बड़ी घोषणा हो जाए। किस तरीके की घोषणा का? मैं बता दूंगा। गठबंधन को लेकर शायद हो जाए। साफ तौर पर चंद्रशेखर ये नहीं कह रहे हैं कि गठबंधन का रास्ता बंद है, कह रहे हैं शाम तक एक बड़ी घोषणा होगी और उम्मीद है कि कांग्रेस से गठबंधन हो जाए। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ कुमार कुणाल, नोएडा, आज तक। देश गणतंत्र दिवस की तैयारियों में लगा है। दिल्ली पर एक भव्य परेड का रिहर्सल शुरू हो चुका है। देश के दुश्मन इस मौके पर देश को दहलाने की साजिश भी रच रहे हैं। आज खुफिया एजेंसियों ने एक अलर्ट जारी किया है और इसमें खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI, उसके इशारे पर आतंकवादी, जिसमें खालिस्तानी आतंकवादी शामिल हैं, खालिस्तानी और इस्लामिक आतंकी संगठन एक बड़े हमले की साजिश रच रहे हैं। इनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। छब्बीस जनवरी को दुनिया देखेगी हिंदुस्तान के आन बान और शान की झांकी। महज 7 दिन बाकी हैं और देश के वीर जवान राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल में जुट चुके हैं। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन क्या मजाल की कदम ताल करते किसी जवान की टांग कांप जाए। दुश्मनों के हौसले पस्त कर देने वाले टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी राजपथ पर पहुंच चुकी हैं। लेकिन गणतंत्र दिवस परेड की इन तैयारियों के बीच आई है साजिश की एक बड़ी खबर। देश के दुश्मन गणतंत्र दिवस के दिन देश को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। दिल्ली में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह आतंकियों के निशाने पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निशाने पर हैं। यह खुलासा हुआ है खुफिया सिक्योरिटी अलर्ट से। जो आतंकी संगठन गणतंत्र दिवस परेड में हमले का मंसूबा पाल रहे हैं, उनमें शामिल हैं लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन। 20 जनवरी को लेकर खुफिया विभाग ने दिल्ली पुलिस को 9 पन्नों का अलर्ट भेजा है। 9 पन्नों के इस अलर्ट में आतंकी हमले की आशंका जताई गई है। इस वक्त हम संसद बेहद करीब है और यहाँ पर देख पा रहे हैं जो NSG के जवान हैं, बकायदा जो स्नीफर डॉग्स है उसको लेकर, उसके अलावा जो मेटल डिटेक्टर है छोटा, उसको लेकर बकायदा यहाँ पर तलाशी अभियान चला रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर कोई बम या कोई संदिग्ध चीज तो नहीं है। बकायदा चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। खुफिया विभाग ने बकायदा अपने अलर्ट में आशंका जताई है कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद, उसके अलावा लश्कर-ए-तैयबा और खालिस्तानी आतंकी दिल्ली में VVIPs को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा अलर्ट में यह भी कहा गया है कि फरवरी 2021 में एक इंटेल मिला था जिसके मुताबिक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टूर और मीटिंग के दौरान आतंकी निशाना बना सकते हैं। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता की जाए। आईबी ने दिल्ली पुलिस से 9 पन्नों का अलर्ट शेयर किया है और 26 जनवरी के मौके पर आतंकी हमले की आशंका जताई गई है। अलर्ट में दिल्ली पुलिस से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा गया है। 9 पन्नों के अलर्ट की कॉपी आज तक के पास है। अलर्ट के मुताबिक मार्च 2021 को मिले इनपुट के मुताबिक खालिस्तान लिबरेशन फोर्स देश के बड़े नेताओं और वीवीआईपी को टारगेट करने की साजिश रच रहा है। हमले में ड्रोन के इस्तेमाल की भी बात सामने आई है। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर यह सारी साजिश रची जा रही है। अलर्ट के मुताबिक आईएसआई के इशारे पर खालिस्तान लिबरेशन फोर्स ने इस्लामिक आतंकियों के साथ नया गठजोड़ भी बनाया है, लिहाजा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हों। गौरतलब है कि पाकिस्तान में स्थित आईएसआई समर्थित खालिस्तानी आतंकवादी समूह पंजाब में फिर से संगठित होने और आतंकवाद को पुनर्जीवित करने के प्रयास कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक वो दिल्ली के अलावा पंजाब और अन्य राज्यों में लक्षित हमलों की साजिश बना रहे हैं। पहले भी ऐसी जानकारी आ चुकी है कि प्रो खालिस्तानी आतंकवादी समूह प्रधानमंत्री की बैठकों और दौरे पर हमला करने की साजिश रच रहे हैं। आईबी अलर्ट में खुलासा किया गया है कि खालिस्तानी आतंकियों ने इस्लामिक आतंकियों के साथ हाथ मिला लिया है और इन सब के पीछे आईएसआई है। अब खालिस्तानी आतंकी दिल्ली में बड़े राजनेताओं वीवीआईपीस को टारगेट कर सकते हैं। खुलासा यह भी किया गया है कि खालिस्तानी आतंकी मोदी के टूर और मीटिंग को भी निशाना बना सकते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता होना जरूरी है। अलर्ट के मुताबिक देश के खिलाफ साजिश में पाकिस्तान, अफगानिस्तान में एक्टिव आतंकी संगठन भी शामिल हैं। इन आतंकी संगठनों के निशाने पर वीवीआईपी के साथ भीड़ भाड़ वाली जगह भी शामिल हैं, ताकि खौफ दूर तक फैले। दिल्ली पुलिस को भेजे गए 9 पन्नों के अलर्ट में इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम ने बताया है कि तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ हाथ मिला लिया है। आईएसआई अफगानिस्तान में मौजूद उन खूंखार आतंकियों को कश्मीर के जरिए भारत में घुसपैठ कराने की फिराक में है। वो खूंखार आतंकी अब दिल्ली में भी दाखिल होकर बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं। अलर्ट को देखते हुए दिल्ली पुलिस चौकसी में जुट चुकी है। ये लोधी रोड की तस्वीर है। आधी रात को हर आने जाने वालों को रोक कर पूछा जा रहा है। जरूरत लगने पर तलाशी ली जा रही है। कोशिश यही है कि देश का कोई दुश्मन अपने मंसूबों में कामयाब न हो सके। दिल्ली से सटे नोएडा में भी जबरदस्त चेकिंग शुरू हो चुकी है। अलर्ट में दिल्ली पुलिस से पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और हरियाणा से कोऑर्डिनेशन मीटिंग करने को भी कहा गया है। 14 जनवरी को दिल्ली गाजीपुर में आरडीएक्स से बनी आईईडी मिलने के बाद इस अलर्ट की अहमियत और बढ़ गई है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने खास तौर से संसद भवन के आसपास और लाल किले के आसपास अभी से सुरक्षा कड़ी कर दी है। 26 जनवरी के दिन राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह देश के मुख्य राष्ट्रीय उत्सव में से एक है। इस मौके पर सेना और सुरक्षा बल की तमाम टुकड़ियां अपने शौर्य का प्रदर्शन करती हैं। देश की सुरक्षा के अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक संपन्नता की भी झांकी इस मौके पर दिखाई जाती है। दुनिया देश के शौर्य को करीब से देखे, इसके लिए विदेशी मेहमानों को बुलाया जाता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम ने दिल्ली पुलिस को जो अलर्ट भेजा है उसमें आईबी ने बताया है कि 26 जनवरी के परेड में 5 सेंट्रल एशियाई देशों के विदेशी मेहमान चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हो सकते हैं। उनकी सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजामात किए जाएं, क्योंकि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद लश्कर के आतंकी बड़े फिदायीन हमले कर सकते हैं। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाली जगहों को भी निशाना बनाया जा सकता है। जब राजपथ पर देश के विशिष्ट लोगों के साथ विदेशी मेहमान हों, पूरी दुनिया भारत के इस उत्सव को देख रही हो, तो इस तरह के किसी भी हमले से न सिर्फ खौफ फैलेगा बल्कि बड़ा नुकसान भी हो सकता है। आतंकी संगठनों का मंसूबा भी वही है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। और ये अलर्ट एक ऐसे वक्त आया है जब राजधानी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में एक
आईईडी ब्लास्ट की साजिश को नाकाम किया गया था महज 3 दिन पहले। इस साजिश का टेरर लिंक भी अब तलाशा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि आतंकी संगठन मुजाहिदीन गजवत हिंद ने गाजीपुर में बम ब्लास्ट करने की जिम्मेदारी ली है। ये 14 जनवरी की तस्वीर है जब दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी के पास मिले बम को डिफ्यूज किया गया था। अरसे बाद दिल्ली में इस तरह की तस्वीर और इस तरह की साजिश सामने आई थी जब आतंकी संगठनों ने दिल्ली को दहलाने की साजिश रची। तस्वीरें देखिए, उस दिन जब संदिग्ध बैग मिला तो कैसा हड़कंप मचा था। दिल्ली पुलिस के साथ एनएसजी के जवान भी मौके पर पहुंच गए थे। फल मंडी इलाका जहां पे सुबह 10:30 बजे दिल्ली पुलिस को खबर मिली कि यहां पर एक लावारिस बैग मिला है और उस बैग में कुछ संदिग्ध चीज है जो कोई विस्फोटक हो सकता है। जिसके बाद आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की टीमें, स्पेशल सेल की टीमें यहां मौजूद हैं। उसके अलावा एनएसजी की टीम यहां मौजूद है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, एनएसजी, बम डिस्पोजल स्क्वाड भी यहां पे मौजूद है और उस बैग की बाकायदा जांच की जा रही है। बहरहाल साजिश नाकाम हो गई और बम तो कामयाबी से निष्क्रिय कर दिया गया। ये बम उस जगह रखा गया जहां जबरदस्त भीड़ भाड़ रहती है, यानी कि नुकसान ज्यादा पहुंचाने की कोशिश की गई थी। आप अंदाजा लगाइए, जिस ब्लास्ट से दूर तक आवाज गूंजी डिफ्यूज करने के दौरान, अगर वो ब्लास्ट गेट पर होता तो आलम क्या होता। आतंकी साजिश नाकाम होने के 3 दिन बाद खुलासा हुआ है कि ये साजिश अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन मुजाहिदीन गजवात हिंद ने रची थी। एमडीएच ने टेलीग्राम पर इस साजिश की जिम्मेदारी ली है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के पास एमजीएच के दावे की कॉपी मौजूद है। आतंकी संगठन एमजीएच ने अपने लेटर में कहा है, मुजाहिदीन गजवात हिंद के आतंकियों ने ही 14 जनवरी को धमाके के लिए दिल्ली के गाजीपुर में आईईडी प्लांट किया था, जो किसी तकनीकी वजहों से वक्त पर नहीं फटा। आतंकी संगठन ने कहा है कि ऐसे हमले की कोशिश फिर होगी और अगली बार तकनीकी खराबी नहीं होगी। दिल्ली के गाजीपुर फूलमंडी में खतरनाक आईईडी रखने की जिम्मेदारी आतंकी संगठन मुजाहिदीन अंसार उल गजवत हिंद ने ली है। बकायदा उसने एक धमकी भरा लेटर भी जारी किया है जिसमें बताया गया है कि किसी टेक्निकल खामी की वजह से आईईडी नहीं फट सका, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसी गलती नहीं होगी। दिल्ली समेत देश भर में बम धमाके किए जाएंगे। इसके अलावा लेटर में पंजाब पुलिस और कश्मीर पुलिस को धमकी देते हुए आने वाले दिनों में देख लेने की धमकी भी दी गई है। आतंकी संगठन ने अपनी धमकी में कहा है कि उसने भारत के कई राज्यों में अपने बेस बना लिए हैं। उसका मकसद शरिया का राज स्थापित करना है। चिट्ठी में कश्मीर और पंजाब की पुलिस को भी धमकी दी गई है। मुजाहिदीन गजवात हिंद ने अपनी धमकी में कहा है कि कश्मीर पुलिस अगर सोचती है कि कुछ आतंकियों को पकड़कर उन्होंने सरप्राइज किया है, तो ऐसा कुछ नहीं। धमकी की भाषा में एमजीएच ने कहा है कि कश्मीर पुलिस, तुमने अपना काम कर दिया, अब हमारी बारी है। पंजाब पुलिस को धमकी देते हुए कहा है कि कुछ हथियार पकड़कर ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। पंजाब पुलिस को अब खुद को बचाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। एमजीए के मुताबिक आतंकी संगठन ने उन पुलिस वालों, आर्मी के जवानों और कुछ कश्मीरी लोगों की लिस्ट बनाई है जिनका आतंकियों को पकड़वाने में हाथ रहा है। यानी ये सीधे सीधे टारगेट किलिंग की धमकी है। गौरतलब है कि कश्मीर पुलिस ने कुछ दिन पहले एमजीएच के 4 आतंकियों को गिरफ्तार कर खुलासा किया था कि एक आतंकी ने एनआईए, दिल्ली पुलिस मुख्यालय और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की रैकी की थी। आज तक के पास दिल्ली में रैकी करने वाले एमजीएच के आतंकी की पूरी इंटरोगेशन रिपोर्ट मौजूद है, जिसमें खुलासा किया गया है कि जामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हुए उसने 2019 में 3 जगहों की रैकी की थी। आतंकी ने पूछताछ में यह भी खुलासा किया था कि एमजीएच का चीफ खतब कश्मीरी है, जिससे वो टेलीग्राम पर जुड़ा हुआ था। उसी के इशारे पर दिल्ली में रैकी की गई थी। जानकारी के मुताबिक खतब कश्मीरी कोई कोड नेम है और ये शख्स पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के पास से कश्मीर में आतंकी साजिश रच रहा है। दिल्ली में आईईडी रखने की साजिश रचने वाला भी खुद को खतब कश्मीरी ही बता रहा है। बहरहाल बम डिफ्यूज हो गया, खतरा टल गया, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के लिए ऐसे माहौल में हर रोज इम्तिहान है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
और देश आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है। साथ ही साथ 73वां गणतंत्र दिवस। बहुत कुछ नया है इस बार परेड में। तैयारियां जोर शोर पर है। कड़ाके की ठंड के बावजूद सेना, नौसेना, वायुसेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल और छात्र छात्राएं, आप देख रहे हैं कि सेना का बल किस तरह से अपना जलवा बिखेरता नजर आ रहा है। इस बार हम आपको यह भी बता दें कि 75 विमान पहली बार राजपथ के ऊपर उड़ान भरेंगे। देखिए सुशांत मेहरा की यह रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस समारोह पर इस बार आतंकी साया मंडरा रहा है। खुफिया एजेंसी की तरफ से दिल्ली पुलिस और तमाम फोर्सेस को अलर्ट जारी किया गया है कि आतंकी इस बार जो रिपब्लिक डे 73वें गणतंत्र दिवस समारोह को परेड को अपना टारगेट जो है वो बना सकते।